9 बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाइयाँ की हैं। मतदान करने से रोका जा रहा था, रैगिंग किया जा रहा था, जबरदस्ती की जा रही थी। कांग्रेस पार्टी तो एक अकेली ऐसी हिंदुस्तान की पार्टी है कि जिसके फ्रेम में हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोग हैं। चीज़ें पुरानी भी हो जाती हैं और धीरे धीरे लोग थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। कोई बहुत इंटरेस्ट लेके एक कर्मठी मजबूत लड़ाके इस टाइप के लोगों को रखने का जो अवसर है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी। हम बात करते हैं ऐसा क्या हुआ कि रातों रात पूरी कांग्रेस कमेटी निवर्तमान हो गई। नहीं, ये तो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव का निर्णय होता है कि संगठन को नए सिरे से रिवैम्प किया जाए और नए सिरे से संगठन को खड़ा किया जाए। और उसमें सबसे अच्छा तरीका ही होता है कि सबको एक बार प्ले ग्राउंड लेवल करके नए सिरे से बनाया जाए। संगठन को और सक्रिय और मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है और उसी के तहत ये किया गया। उत्तर प्रदेश में ये निर्णय होने के बाद एक बड़ा मजबूत संदेश गया कांग्रेस में कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को बहुत गंभीरता से लेते हुए और उसमें योग्य, काबिल और लड़ाकू नौजवानों और लड़ाकू कांग्रेस जनों की नए सिरे से अब नियुक्तियाँ होंगी। एक बड़ी उम्मीद जगी है प्रदेश के कांग्रेस जनों में। एक बात ये भी कही जा रही कि संबल हिंसा को लेकर जो कांग्रेस आंदोलन खड़ा करना चाह रही थी या वहाँ जाना चाह रही थी, उसमें कांग्रेस नेताओं का पूरा सहयोग नहीं मिला, जिसके लिए ये कमेटियाँ भंग की गई हैं। नहीं, देखिए, बहुत जब चीज़ें पुरानी भी हो जाती हैं और धीरे धीरे लोग थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। कोई बहुत इंटरेस्ट लेके संगठन का कार्य करता है, कुछ लोगों का मन उतना इंटरेस्ट लेके नहीं करता है, तो परिवर्तन जो है एक सतत प्रक्रिया है और ये संगठन में भी हमेशा होता रहता है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे जी ने ये महसूस किया कि संगठन को नए सिरे से मजबूती के साथ खड़ा किया जाए और नए लोगों को और ऊर्जावान लोगों को जगह दिया जाए। ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के सामने रखी और खड़गे जी ने स्वीकार किया। तो अब एक कर्मठी मजबूत लड़ाके इस टाइप के लोगों को रखने का जो अवसर है वो फिर संगठन में मिलेगा लोगों को। और इस बात की लोगों को खुशी है, जो संगठन के हमारे कांग्रेस जन हैं, कि अब पुनः कांग्रेस पार्टी अपने पुराने धार के साथ लौटने को तैयार है और ये अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत है। कांग्रेस के इतिहास में ये कब हुआ, आपको जहाँ तक याद हो कि कभी पूरी कमेटी 35 साल पहले जहाँ याद है, कभी एक बार संभवतः महावीर प्रसाद के या जितेंद्र प्रसाद समय होता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष की अपनी कमेटी पूरी की पूरी डिजॉल्व करके नई बनाने की प्रक्रिया चल रही हो। ये हाईकमान ने भी और प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी ने भी ये महसूस किया कि यहाँ पे नए सिरे से सारा होना चाहिए और ये लोगों में बहुत उत्साह है, इससे कांग्रेस जनों में उत्साह है। एक कहा जा रहा है कि मुस्लिमों का कांग्रेस के प्रति झुकाव और दलितों का बसपा से अलगाव हो रहा है, जिसको देखते हुए कमेटियां भंग की गई हैं और अब नई कमेटी में उनको स्थान दिया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक अकेली ऐसी हिंदुस्तान की पार्टी है कि जिसके फ्रेम में हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी मुद्दों और मूल्यों की राजनीति करती है। मूल्य हमारे जो हैं वो सिर्फ मायने रखते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज मायने रखती हैं। हम अपने नीतियों से समझौता नहीं करते। तो हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारी नीति है, उसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। हाँ, चाहे वो समाज के जिस वर्ग की बात हो। कांग्रेस के जो बुजुर्ग लीडर हैं, तमाम वर्षों से जुड़े हुए हैं, क्या उनको संगठन में स्थान मिलेगा? आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसमें बुजुर्ग से लेकर नौजात, ये एक परिवार है। राहुल जी बार बार कह चुके हैं, परिवार है। इसमें हर वर्ग, हर तबके, हर उम्र के लोग रहते हैं। जैसे परिवार में एक बड़ा बुजुर्ग भी होता है, नौजात भी होता है, तो जो हमारी पार्टी में अभी शुरुआत कर रहे हैं राजनीति के नौजवान लोग, वो भी रहते हैं, उनको भी स्थान होता है। जो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, जिनका बड़ा तजुर्बा है, उनको भी स्थान रहता है। तो सबको लेके कमेटी बनती है। इसी कमेटी में देख लें और
हमारे यहाँ सिर्फ एक पक्षी निर्णय या एक पक्षी सिलेक्शन नहीं होता है। 2027 के चुनाव को लेकर तैयारी मानी जा रही है, तो 2027 का चुनाव क्या कांग्रेस अकेले लड़ने के रणनीति बना रही है या इंडिया गठबंधन में रहेगी? नहीं, अभी तो इंडिया गठबंधन में ही कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट लड़ रहा है। लेकिन हम 2027 में सरकार बनाए, हमारा गठबंधन जीते, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को ज़मीन पे बहुत मजबूत होना है। गठबंधन में हमारे जो भी गठबंधन के साथी जहाँ से लड़ें, जितनी सीटें आपस में वो तो हाईकमान और प्रदेश नेता तय करते हैं, सारा लक्ष्य यही है कि कांग्रेस बूथों तक इतनी मजबूत हो जाए कि हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत सत्ता में आए। कांग्रेस सत्ता में आए। अभी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में 7 सीटें भाजपा ने जीती, 2 सीटें सपा ने जीती। क्या वजह रही कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पे वोट नहीं डाल पाया? क्या आपको लग रहा है? मैंने खूब जगह कांग्रेस जम के लड़ी है, जम के कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया है। हर जगह हमने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रैलियां करते देखा है। लेकिन कैसे क्या हुआ है, ये पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में दिखा है कि किस प्रकार से सरकार, पूरी सरकार लड़ रही थी। 9 बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाइयाँ की हैं, मतदान करने से रोका जा रहा था, रेगिंग किया जा रहा था, जबरदस्ती की जा रही थी। मतलब जितने ही अत्याचार अनाचार हो सकते हैं एक लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए, उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में बीजेपी ने वो कार्य करके, आप यूँ कहें कि पहले सुना जाता था कि बैलेट पेपर, बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे, कि बूथ कैप्चर हो गया, बैलेट पेपर लुट गए। अब आज फिर वो सुनने में आ रहा है कि बूथ लूट गया, एक तरफा वोट डाला जा रहा है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये जातियाँ हो रही है, और ये आप लोग तो खुद ग्राउंड पे थे, आप लोगों ने खुद देखा इस बात को। तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव को लूटा गया है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लूटा गया है। आप लगातार, कांग्रेस इस चीज़ की मांग करती है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। क्या आपको लगता है अगर ये मांग मान ली जाती है तो संभव है चुनाव इस तरीके से निष्पक्ष हो जाता है? उसमें भी तो बूथ लूटा जा सकता है। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग का ये धर्म है और कर्तव्य है कि अगर इस देश के लोगों में ये शंका है, जो कि शंका प्रगाढ़ हो चुकी है कि बूथ मैनेज हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, ईवीएम हैक हो रहे हैं, तो उसकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को ही तो कदम उठाना है कि लोगों को यकीन होने फेयर चुनाव हुए हैं। और इसी के प्रथम चरण में ईवीएम में वीवीपैट मशीन लगाए गए। तो जब वीवीपैट मशीन लगाए गए हैं, हम लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप वीवीपैट मशीन की जो पर्चियाँ हैं उसकी सारी की सारी काउंटिंग क्यों नहीं कर लेते? अभी आप लोगों को चुनाव आयोग ने बुलाया भी था इसी मुद्दे पे, क्या बात हुई? नहीं, वो तो जो हमारे प्रतिनिधिमंडल लोग गए थे, वरिष्ठ नेता, उन लोगों ने बताया भी है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के। हम बड़ा सीधा सा एक सवाल है, वीवीपैट मशीन लगी है, उसमें जो जिसको वोट डालता है वो दिखता है, फिर वो कट के ट्रे में चला जाता है। उसको गिनने में क्या तनाज है? आपको एक टेबल ही तो बढ़ाना होगा, एक पे ईवीएम गिन लीजिए, एक पे वीवीपैट का पर्ची गिन लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भ्रम है या विश्वास है, जो भी आप कह लें ईवीएम के ऊपर, वो दूर हो जाएगा ना। और लोकतंत्र में यदि शंका है तो ये बहुत बड़ा कलंक है लोकतंत्र की, हमारी जो व्यवस्था है उसके लिए। तो शंका का निर्मूल निवारण तो चुनाव आयोग ही करेगा। चुनाव आयोग क्यों नहीं करता है? इसका जवाब चुनाव आयोग देता ही नहीं है भाई। बड़ा सिंपल सा है, वीवीपैट मशीन लगा 18,000 करोड़ का, उस आपको एक टेबल बढ़ाना है, एक तरफ ईवीएम गिन लीजिए, दूसरी तरफ उसी बूथ का वीवीपैट वोट पर्ची गिन लीजिए। आयोग कहता है कि उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा, यहाँ मुख्यमंत्री बनने में 20 दिन लग जा रहा है। अपने चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में समय कौन सा बाधा भाई? कोई समय नहीं लगेगा। आप 2 टेंट लगाइए, एक टेंट में ईवीएम गिनिए, दूसरे टेंट में उसी समय वीवीपैट गिन लीजिए भाई, टेबल वाइज वो भी गिना जाएगा। उसमें क्या करना है? आपको एक विधानसभा में 14 टेबल और लगाने हैं। 14 टेबल लगाए, 14 टेबल और लगा लीजिए, 14 टेबल और लगा लें। जैसे
पोस्टल बैलेट की बात होती है कि बैलेट पेपर से हों, तो पंचायत चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से, उसमें बड़े लेवल पे धांधली की शिकायतें आती कि बक्सा लुट गया, बक्सा बदल गया और वोट गलत पड़े, इंक डाल दी गई, तो वो सब दिक्कतें नहीं आई। देखिए अब ये बक्सा बदल गया ये सब की बात, फिर भी वहाँ एक वोट पड़ रहा है ना, उसमें समय नहीं लग रहा है क्या? इतना ही वोटर तो उसमें वोट देते हैं, उसमें स्टाफ की कमी है क्या? हमारे पास जब मैन पावर है, व्यवस्था है, और आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये अलग से बैलेट पेपर पे वोट डालने की बात हो रही है, वो भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है वीवीपैट गिनने का ऑप्शन है, कोई तो लागू करो। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि हमारे लोकतंत्र के वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय बनाए रखना ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। शंका ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, अधिकांश लोगों को ये विश्वास है कि ईवीएम में हेराफेरी हो रही है। कैंडिडेट अपने घर का वोट डाल रहा है परिवार सहित, बीबी बच्चे स्वयं, और उतने वोट भी उसको नहीं मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के एक गांव का भी मामला आया कई था। जगह हो रहा है, कई जगह हो रहा है। तो ये कौन, इसको विश्वसनीयता कौन बना कर रखेगा? वहाँ तो ग्रामीणों ने माकपोल करने की प्लानिंग कर ली थी, सरकार ने गांव में ही कर्फ्यू लगा दिया था। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जो विश्वसनीयता बनाए रखने लोकतंत्र की, पोलिंग प्रक्रिया की, उसका जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। अच्छा, संभल की घटना को लेके हम बात करें तो संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद कांग्रेस वहाँ लगातार जाने की कोशिश कर रही है, लखनऊ से लेके और दिल्ली बॉर्डर तक पे रोके जा रहे हैं कांग्रेसी। आखिर कैसे वहाँ पहुँचेंगे आप लोग और क्या लगता है घटना को लेकर? देखिए सरकार क्यों रोक रही है? क्योंकि सरकार को छुपाना चाहती है। सरकार तो कह रही है आप लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे अव्यवस्था फैलेगी। अब व्यवस्था तो खुद वो फैलाते हैं। आज तक कभी विपक्ष या कांग्रेस जाके किसी भी जगह अव्यवस्था फैलाया है? आप बताइए, पिछले 10 सालों 9 सालों से यूपी में सरकार है, 8.5 साल से मैक्सिमम जगह हम लोग गए। हम लोग जा कर के समाज को समझाते ही हैं। भाई विपक्ष का काम क्या है? सरकार की जातियों के खिलाफ आवाज़ उठाना, और जो पीड़ित पक्ष है उसकी आवाज़ बनना, उसके साथ खड़ा होना जिसको न्याय नहीं मिल रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की ये नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। 2 शब्दों में प्रयोग कर रहा हूँ, नैतिक और संवैधानिक। विपक्ष की जिम्मेदारी है, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो। हम लोग सदन में भी सरकार की गलत नीतियों और बात को उठाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार को घेरना गलत कामों पे हमारी जिम्मेदारी है, और सरकार जिसको सता रही है उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसकी न्याय की लड़ाई लड़ना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो हम तो वो अपनी जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। सत्ता तो ये कहती है, भाजपा ये कहती है लगातार कि जहाँ आपकी सरकार है उन प्रदेशों में कुछ होता है तो आप नहीं जाते। अरे भाई तो वहाँ आप जाओ ना। अगर आपको लगता है कि इस प्रदेश में सरकार जाती है तो आप क्यों नहीं जाते हो? जो सरकार है उसका काम है काम करना। सरकार ठीक से काम न करे तो विपक्ष का काम है कि वहाँ जाके उसकी आवाज़ उठाना और उसका संबल बनना, कमज़ोर का, पीड़ित का। तो अगर आप किसी प्रदेश में ये लगता है बीजेपी को कि वहाँ पे निष्पक्ष काम नहीं हो रहा है, तो आप जाओ, आवाज़ उठाओ। आपको रोका किसने? कभी हम लोगों ने रोका है? अब संभल को लेके स्टैंड कांग्रेस का क्या है, वहाँ किस तरह से जाने की कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए राहुल जी जा रहे थे, प्रियंका जी जा रहे थे, क्यों रोका? राहुल जी प्रियंका जी के जाने के बाद या कांग्रेस जनों के जाने के बाद स्थितियाँ और सामान्य होती हैं। सरकार को उसमें मदद ही मिलती है। हम भड़काते नहीं हैं, हम शांत करते हैं। आप उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, उनको एक उम्मीद जगाते हैं कि आपके साथ न्याय होगा। तो जब आदमी में ये उम्मीद आ जाए कि मेरे साथ न्याय होगा, तो फिर वो कूल डाउन हो जाता है। संभल में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया, कारतूसे लगातार। भैया यहाँ तो जो है कुछ भी होता, पाकिस्तान कनेक्शन आता है। यहाँ पे एक लकड़ी चमकाने का 50 ग्राम पॉलिश मिला था विधानसभा में, और बता दिया गया पता न कौन सा ऐसा एक्सप्लोसिव है कि जिससे पूरी विधानसभा उड़ जाती। और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आतंकी लिंक भी साबित हो गया था। नेता भी बीजेपी के बोल रहे थे, मीडिया भी बता रहा था। और जब उसका जांच हुआ तो पता लगा लकड़ी चमकाने का पाउडर है, जिसके सीट के नीचे मिला। उस विधायक की भी छानबीन शुरू हो गई, उसका भी बयान दर्ज सुने हो गए। ट्रेनें उल्टी, ट्रेनें डिरेल हुई तो पाकिस्तान कनेक्शन हुआ, पता लगा खुद ही कुछ लोग उसमें।
तो यहाँ तो इनको तो सिर्फ वही कनेक्शन दिखता है, जबकि खुद ही ये करते हैं। तो आपका कहना है वहाँ पाकिस्तान ने खुद इनकी चाल है। सब इन्हीं के चाल है। अरे भाई, यहाँ पे बहराइच में इन्हीं के विधायक ने एफआईआर लिखाया ना, बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के लोगों पे तो एफआईआर लिखा कि मेरे बेटे को मार के दंगा भड़काना चाहते थे। समझ लीजिए, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। सदन में अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं, उनको पीछे कर दिया गया है। बट माना जा रहा है कि कांग्रेस और सपा में कुछ ठीक नहीं है। अरे भाई, आगे पीछे बैठाना ये कौन आप लोगों को सिर पैर की बात बताता है और आप लोग पूछने लगते हैं। सदन की बैठनी सीटिंग अरेंजमेंट स्पीकर तय करता है। स्पीकर ने कुछ किया होगा। अभी तक तो बैठ रहे थे। अरे बैठ रहे थे तो आप स्पीकर से पूछिए ना। वहाँ पे सदस्य नहीं तय करते हैं किसी भी सदन में। कहाँ बैठना है ये तो जो विधान उस सदन का स्पीकर या चेयरमैन का जो ऑफिस है या वो है, वो तय करता है ना। ये तो आपको ही पता होगा। तो जहाँ चाहे वहाँ थोड़ी बैठ लेगा। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? किसान पिछले बार कूच के क्या फ़र्क पड़ा? 800 मर गए, मोदी जी के कान पे जूं तक तो नहीं रहेगा। पहले बोलते थे हम एमएसपी देंगे, किसानों का दोगुनी कर दिए क्या? मोदी जी बोलते थे 22 तक दोगुनी कर देंगे। इस देश में किसान, देश के अंदर किसान और सरहद पे खड़ा नौजवान के योगदान को हिंदुस्तान में इससे बड़ा योगदान किसी और का नहीं है। और उनसे जो मुंह फेरेगा तो समझ लीजिए कि वो कितना निर्दयी होगा। अडानी मुद्दे पे लगातार संसद में हंगामा चल रहा है, सदन नहीं चल पा रहा है और सरकार ये कह रही विपक्ष चलने नहीं देना चाहता। तो मतलब सदन विपक्ष में चलने देना चाहता है। सरकार का तो विपक्ष में, जब वो विपक्ष में थे तो क्या कहते थे कि सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलवाना। परिभाषाएं बदल गई सत्ता में आते ही। अरे भाई, विपक्ष यदि कोई चीज़ है तो उस सदन बहस करने के लिए तो है, तो आप बहस उसमें नहीं करेंगे। दूसरी सरकार सुन के सरकार का तानाशाही है इसमें, तो सरकार का ही फायदा है ना, उसका पक्ष आएगा, लेकिन उसकी तानाशाही है। पक्ष आने से ज़्यादा वो घिरेंगे, उनके भ्रष्टाचार उजागर होंगे। आपको किसी चीज़ की जांच कराने में क्या परेशानी है? किस जितने भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, एक की भी जांच मोदी जी नहीं कराते हैं। क्यों भाई? हम लोग के समय एक भी भ्रष्टाचार अगर उजागर हुआ तो हम लोग जांच भी कराई, संबंधित को हटा के जांच कराई। इस वक्त एक बहस नहीं छिड़ी है, आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संभल की घटना हो या बहराइच हो या कानपुर हो, जो भी घटनाएं हैं उन सब का डीएनए एक है। जिसके जवाब में अखिलेश जी ने कहा है कि हम अपना डीएनए चेक कराते हैं और मुख्यमंत्री अपना डीएनए चेक करा लें। अब ये मुख्यमंत्री की भाषा है क्या? कौन करा रहा? मैंने आपको उदाहरण दिया कि बहराइच का विधायक बीजेपी का, वो बता रहा है कि किसका डीएनए कौन सा है, उसका एफआईआर बता रहा है। बीजेपी के विधायक ने बहराइच के दंगों में एफआईआर लिखाई है, तो समझिए कि इनका डीएनए क्या है। अच्छा, साबरमती एक्सप्रेस पे आप क्या कहेंगे? मूवी आई, प्रधानमंत्री खुद देखे और सबको हर जगह टैक्स फ्री की गई, जहाँ ये सब चीज़ें करके और ये प्रक्रिया अपना के आप इतिहास और इतिहास की सच्चाई को नहीं बदल सकते। जो इतिहास है इतिहास ही रहेगा, लाख प्रयास कर लें आप। प्रधानमंत्री खुद समय निकाल के देखें, खुद बनावें, खुद रोल करें। कोई देखिए, जो इतिहास के तथ्यात्मक सत्य हैं वो शाश्वत रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर अखिलेश सिंह, जिन्होंने अपनी नई कार्यकारिणी गठन को लेके और विपक्ष और सदन में चल रहे हंगामे को लेके और तमाम बातों पे खुलकर अपनी बात रखी। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।